हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डीकैल्सिफिकेशन के बारे में। हिस्टोपैथोलॉजी का एक न्यू टॉपिक एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हमने फिक्सेशन के बारे में पढ़ा इससे पहले, तो फिक्सेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम समझने वाले हैं डीकैल्सिफिकेशन के बारे में कि डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से मेथड जो है इसमें यूज करे जाते हैं, और भी बहुत कुछ इसमें हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए डीकैल्सिफिकेशन की। देखिए, डीकैल्सिफिकेशन की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, जब टिश्यू जैसे ही हिस्टोपैथो लेबोरेटरी में आता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, फिक्सेशन देखा जाता है। उससे पहले के स्टेप्स मैंने आपको पूरी बताई है कि कैसे ग्रोसिंग होती है, कैसे चेक होता है, स्पेसिमेन फॉर्म वगैरह सारी चीजें चेक करनी होती है ना, लेबलिंग वगैरह ये सारा होता है। उसके बाद अगर हम स्टेप्स की बात करें, तो स्टेप्स में जैसे, वैसे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी टिश्यू प्रोसेसिंग पूरा, लेकिन एक प्रॉपर फिक्सेशन आपने कर लिया टिश्यू का, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। तो उसमें हम डिहाइड्रेशन, देखो टिश्यू प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हिस्टोपैथो लैब में टिश्यू आने से लगाकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करने तक टिश्यू जिन जिन स्टेप से गुजरता है वो पूरा टिश्यू प्रोसेसिंग कहलाता है। लेकिन कुछ 3-4 स्टेप्स ऐसी होती है जिसमें एक्चुअल में टिश्यू को प्रोसेस किया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो फिक्सेशन करते हैं, फिर डिहाइड्रेशन करते हैं, फिर क्लियरिंग करते हैं, है ना, फिर क्लियरिंग करते हैं, फिर इम्प्रेजनेशन करते हैं, फिर एम्बेडिंग करते हैं। इस तरीके से इसकी पूरी प्रोसेस होती है ना। फिर हम सेक्शनिंग करते हैं, यानी कि माइक्रोटॉमी करते हैं, फिर स्टैनिंग करते हैं। ये पूरी इस तरीके से प्रोसेस होती है। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं डीकैल्सिफिकेशन, वो इसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो रूटीन टिश्यू के लिए यूज नहीं होता है। रूटीन टिश्यू मतलब नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू अगर होता है तो उसके लिए यूज नहीं होता है। डीकैल्सिफिकेशन किसके लिए होता है? यदि कोई हार्ड टिश्यू आता है तो। हार्ड टिश्यू का मतलब होता है कि उसमें अगर कैल्शियम प्रेजेंट है, जैसे कि बोनी टिश्यू है ना, बोन है, टीथ है, कोई भी कैल्सिफाइड टिश्यू है जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, बोन हार्ड होती है क्योंकि उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है। तो यदि कोई सॉफ्ट टिश्यू भी है और अगर उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, तो पहले उस कैल्शियम को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स आती है डीकैल्सिफिकेशन की, बी फॉर डिहाइड्रेशन, है ना। बी फॉर डिहाइड्रेशन, अगर बोनी टिश्यू है तो डीकैल्सिफिकेशन होता है ना। अदरवाइज ये सारी मेथड्स नॉर्मल टिश्यू के लिए होती है। अगर बॉनी टिश्यू है तो पहले क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इन स्टेप्स पर आएंगे। तो यदि हमारे पास बॉन्ड टिश्यू आ गया तो हमें ये वाला भी समझना जरूरी है कि डीकैल्सिफिकेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होती है, उन सब के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं डीकैल्सिफिकेशन की। आई होप मैंने वैसे इतना तो बता ही दिया कि डीकैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, नाम से समझते हैं, डी कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन मतलब कि, कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि टिश्यू में कैल्शियम का जमाव, है ना, कैल्शियम डिपॉजिट इन टिश्यू, उसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। अब डी कैल्सिफिकेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ कैल्शियम, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू, ये हो जाएगा आपका डी कैल्सिफिकेशन। मतलब कि टिश्यू में प्रेजेंट कैल्शियम को रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। अब हम क्यों डीकैल्सिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, बाकी के टिश्यू में हम डायरेक्टली प्रोसेस कर लेते हैं, तो इसमें क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज अगर उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है तो टिश्यू क्या होगा, टिश्यू हार्ड होगा, है ना, टिश्यू हार्ड होगा। अगर हम हार्ड टिश्यू का एग्जांपल देखें तो जैसे कि बोन है ना, टीथ है, या फिर कोई कैल्सिफाइड टिश्यू है ना, या कैल्सिफाइड कार्टिलेज ले लो, है ना। हालांकि ये भी कैल्सिफाइड टिश्यू ही होंगे, बट हम बात कर रहे हैं कि कोई सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू विथ कैल्शियम डिपोजिशन, है ना, कैल्शियम डिपोजिशन। मतलब कोई जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ट्यूबरकुलस लीजन की अगर हम बात करें ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है
जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है तो उसमें कैल्शियम का जमाव हो जाता है टिश्यू के अंदर। कुछ कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में ऐसा होता है। तो अगर ऐसा सॉफ्ट टिश्यू आ रहा है जिसके अंदर कैल्शियम का जमाव है, तो पहले हमें कैल्शियम को रिमूव करना पड़ेगा। या फिर बोन है, टीथ है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं हम रिमूव, क्यों क्यों रिक्वायर्ड है कैल्शियम को रिमूव करने की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। बिकॉज अगर हार्ड टिश्यू है तो आप कैसे उसको कट करेंगे, माइक्रोटोमी कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सेक्शन कटिंग आपका इजी हो, इसीलिए हम करते हैं फॉर सेक्शन कटिंग, फॉर इजिली सेक्शन कटिंग हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ना, सेक्शन कटिंग रिमूव कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू, है ना, ताकि हमारी सेक्शन कटिंग इजीली हो सके, ताकि हम एक प्रॉपर सेक्शन कट कर सके। माइक्रोस्कोपी जब हम स्कैनिंग करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो उसके लिए, तो एक प्रॉपर सेक्शन कटिंग के लिए, माइक्रोटॉमी के लिए, क्योंकि अगर हार्ड टिश्यू होगा तो हमारा तो नाइफ ही डैमेज हो जाएगा ना, हम उससे सेक्शन कट कर ही नहीं पाएंगे। तो कैल्शियम रिमूव करके क्या करना पड़ेगा, ये जो हार्ड टिश्यू है, हार्ड टिश्यू को क्या बनाना पड़ेगा, सॉफ्ट टिश्यू बनाना पड़ेगा। तो वो सॉफ्ट टिश्यू कैसे बनाया जा सकता है, वाया रिमूवल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को रिमूव करके इस हार्ड टिश्यू को हम सॉफ्ट टिश्यू बनाएंगे, यही होता है डीकैल्सिफिकेशन। अब इसकी कई सारी मेथड्स होती है कैल्शियम को रिमूव करने की, इतना ही होप आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा डीकैल्सिफिकेशन कब होता है, आफ्टर फिक्सेशन, बिफोर डिहाइड्रेशन, है ना, फिक्सेशन के बाद और डिहाइड्रेशन से पहले। फिक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अगर टिश्यू अच्छे से आपने फिक्स किया है ना, तो डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से होगी, है ना। अदरवाइज इसमें क्या होता है कि हम एसिड्स का यूज करते हैं, अगर आपने फिक्सेशन प्रॉपर नहीं किया तो क्या होगा, वो एसिड टिश्यू को खराब कर देगा। उसके बारे में भी अभी हम बात कर रही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखो, जब हम डीकैल्सिफिकेशन करते हैं ना, तो वैसे तो बहुत सारी चीजें जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो होती है टिश्यू की साइज, है ना, एक तो टिश्यू की साइज। अगर देखो लार्ज स्पेसिमेन है, लार्ज टिश्यू है, तो उसको पहले छोटा यानी कि थीन कर लेना चाहिए। जो एक बॉन अगर है तो वो जो सा आता है, टूथ सा करके ऐसा, उससे कट किया जाता है। या फिर अगर नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू है तो उसको ऐसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 mm की साइज का टिश्यू आपके पास में होना चाहिए। अगर स्मॉल टिश्यू है तो पेनिट्रेशन अच्छे से होगा, है ना, तो कैल्शियम अच्छे से रिमूव होगा, प्रॉपर डीकैल्सिफिकेशन होगा। अगर बड़ा है तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और प्रॉपर डीकैल्सिफिकेशन भी नहीं होगा। दूसरी चीज है फिक्सेशन, है ना, प्रॉपर फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीकैल्सिफिकेशन हम करते हैं, तो मैंने एग्जांपल दिया ना अभी एसिड का, कि हम एसिड मेथड हम इसमें यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि एसिड जाता है टिश्यू के अंदर, तो वो हमारे टिश्यू को डैमेज कर सकता है, इसलिए फिक्सेशन प्रॉपर जरूरी है। इसमें मेनली हम यूज करते हैं डीकैल्सिफिकेशन के लिए न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन, है ना, और बोन मेरो के लिए जैंकर फॉर्मल हम यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज इसमें है कि जैसे अगर हम एसिड डीकैल्सिफिकेशन यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव होते हैं ना, वो वाले यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक। चलिए, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करती हूँ चॉइस ऑफ फिक्सेटिव नहीं, चॉइस ऑफ डिकैल्सिफिकेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ अ गुड डिकैल्सिफाइंग एजेंट। डिकैल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, तो डिकैल्सिफाइंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो हम यूज करते हैं कैल्शियम को रिमूव करने के लिए, जो भी एजेंट हम यूज कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिकैल्सिफिकेशन। जैसे फिक्सेशन में हम फिक्सेटिव यूज करते हैं, वैसे डीकैल्सिफिकेशन में हम डीकैल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले चॉइस ऑफ डीकैल्सिफिकेशन की बात करते हैं, है ना। अब डीकैल्सिफिकेशन की चॉइस मतलब कि, या हम यूं कह लें कि डीकैल्सिफिकेशन में जो है किस पर डिपेंड करता है। देखो, सबसे पहला तो ये है कि अर्जेंसी ऑफ केस।
आप कौन से मेथड यूज करेंगे उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो अर्जेंसी ऑफ द केस यानी कि केस कितना इमरजेंसी है वो सबसे पहले देखा जाता है। डिग्री ऑफ मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन की डिग्री मतलब कि उसमें कितना कैल्शियम डिपॉजिट है, वो टिश्यू कैसा है। फिर उसके बाद में एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब कि कितना डीप इन्वेस्टिगेशन हमें करना है ना। जैसे कि एक नॉर्मली अगर हम बात करें स्टैंडिंग टेक्निक जो आपके यहाँ पर आ रही है वही, जैसे कि हम कौन से स्टैंडिंग, कोई स्पेशल स्टैंडिंग रिक्वायर्ड करेंगे या फिर नॉर्मली HND स्टैंडिंग में ही प्रोसेस करेंगे आगे। अगर स्पेशल स्टैंड यूज करें तो उसके लिए फिर हमें स्पेशल डीकैल्सिफाइंग एजेंट या डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड यूज करना पड़ेगा। तो डीकैल्सिफिकेशन या फिर आप यूं कहो कि मेथड्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डीकैल्सिफिकेशन की कौन सी मेथड आप चूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि केस कितना अर्जेंट है। मान लो हमने कोई ऐसी मेथड यूज कर ली जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना है, अब हमें रिपोर्ट इंस्टेंट चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें क्या करने का, ऐसी मेथड यूज करनी पड़ेगी जो हमें जल्दी रिपोर्ट दे दे। तो एक तो ये देखा जाता है, फिर उसमें मिनरलाइजेशन, डिग्री ऑफ मिनरलाइजेशन देखा जाता है कि कितना उसमें प्रेजेंट है कैल्शियम। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया कि भाई कि कौन सी मेथड्स हम यूज करेंगे आगे जाके, कितना डीपली टिश्यू को एनालिसिस किया जाना है, उसी के हिसाब से हम ऐसा फ्लूइड यूज करेंगे जो कि उसको डिटेल में प्रिजर्व करके भी रखे। उसके बाद आता है स्टैंडिंग टेक्निक, वही चीज की नॉर्मल स्टैंडिंग यूज करना है या फिर कोई स्पेशल स्टैंडिंग, तो उसके हिसाब से हमें डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड यूज करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो हम डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड या डिकैल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं ना, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एंजाइम को प्रिजर्व नहीं करेगी, टोटली लॉस कर देगी। तो अगर हमें एंजाइम स्टडी करना है तो फिर हमें ऐसा डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड यूज करना पड़ेगा जो कि एंजाइम को प्रिजर्व भी करे और कैल्शियम को रिमूव भी करे। ठीक है। फिर आता है क्राइटेरिया ऑफ अ गुड डिकैल्सिफाइंग एजेंट। एक अच्छा डिकैल्सिफाइंग एजेंट की अगर हम बात करें तो वो कैसा होना चाहिए। पहला आता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम। हम ऐसा डिकैल्सिफाइंग एजेंट यूज करना चाहिए हमें, या फिर ऐसा डिकैल्सिफाइंग एजेंट जो कि कंप्लीटली कैल्शियम को रिमूव करे। ऐसा नहीं कि भाई टिश्यू में आधे पार्ट से कैल्शियम को रिमूव कर दिया और आधे पार्ट से छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर हमें वही प्रॉब्लम आएगी माइक्रोटोमी में। डज नॉट इमेज टिश्यू सेल्स और फाइबर्स, यानी कि जो हमारे भाई फिक्सेशन से हमने प्रिजर्व करके रखा है टिश्यू को, तो उसके सेल के शेप को, उसके आर्किटेक्चर्स वगैरह सबको मेंटेन करके रखे टिश्यू को, ऐसा नहीं है कि उसको पूरा खराब कर दे। डज नॉट इम्पार्ट दिस सब्सिक्वेंट स्टैंडिंग टेक्निक, यानी कि वो स्टैंडिंग के साथ में कोई भी रिएक्शन ना करे, ऐसा डिकैल्सिफाइंग एजेंट हो। रीजनेबल स्पीड, ना बहुत ज्यादा फास्ट ना बहुत ज्यादा स्लो। अगर बहुत ज्यादा फास्ट वो करेगा तो भाई जल्दी कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए कि रिपोर्ट में देने में ही हमें महीनों डेढ़ महीनों लग गए, है ना। उसके बाद में कंपेटेबल विथ फिक्सेशन एंड प्रोसेसिंग, फिक्सेशन के साथ में कंपेटेबल भी हो, जो हमारी प्रोसेसिंग जो करेंगे हम आगे उनके साथ में भी कंपेटेबल हो, कोई भी रिएक्शन ना हो। फिर उसके बाद नो इंटरफेयर विद डायग्नोसिस, एक हमें मतलब प्रॉपर डायग्नोसिस मिल सके। ऐसा नहीं हो कि भाई हमारे टिश्यू को पूरा खराब कर दिया, तो प्रॉपर डायग्नोसिस उस पेशेंट की हो सके तो उस टिश्यू को एज इट इज बना के रखें, उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे, ऐसा एक डिकैल्सिफाइंग एजेंट होना चाहिए। ठीक। अब ये तो हो गया चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डिकैल्सिफिकेशन एंड एक गुड डिकैल्सिफाई एजेंट कैसा होना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आप बताया। अब शुरुआत होती है आपके मेथड्स की, कि कौन कौन सी मेथड हम यूज करते हैं डिकैल्सिफिकेशन में। मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बहुत सारी मेथड्स यूज करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो हम सबसे पहले देखेंगे एसिड डीकैल्सिफिकेशन। अब मैं डी शॉर्ट में लिखूंगी, इतना बड़ा डीकैल्सिफिकेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एसिड डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड बहुत इजी है, सारी बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ही सिंपली मैं आपको बताऊंगी, है ना। आयन एक्सचेंज मेथड, उसके बाद में चिलेटिंग एजेंट भी हम इसमें यूज करते हैं, चिलेटिंग एजेंट। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक
मेथड्स। तो ये 4 मेथड मेनली हम यूज करने वाले हैं। एसिड डीकैल्सिफिकेशन, आयन एक्सचेंज मेथड, चिलेटिंग एजेंट और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स। इन 4 मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, टिश्यू के अंदर से कैल्शियम को रिमूव करेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन में सबके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम एसिड डीकैल्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एसिड डीकैल्सिफिकेशन में हम 2 तरह के एसिड यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, और एक यूज करते हैं वीक एसिड। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं ये इनऑर्गेनिक यानी कि मिनरल एसिड्स होते हैं और ये ऑर्गेनिक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और वीक एसिड में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, तो इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो एसिड डीकैल्सिफिकेशन से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पर आएंगे। देखो, एसिड डीकैल्सिफिकेशन की बात करें, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एसिड, इसमें हम एसिड का यूज करेंगे कैल्शियम को रिमूव करने के लिए। तो एसिड का जब इसमें यूज किया जाता है तो मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो यूज हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड डीकैल्सिफिकेशन, और एक हो रहा है वीक एसिड डीकैल्सिफिकेशन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल देखना चाहेंगे तो इसमें हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड, है ना, मैं बहुत शॉर्टली आपको बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और एक यूज होता है HCl, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, और ये हम 5 से 10% यूज करते हैं। ये भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही यूज हम करते हैं, 5 to 10%। वीक एसिड में हम बात करें तो वीक एसिड में हम यूज करते हैं फॉर्मिक एसिड, पिक्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, बट पिक्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड को अलोन हम यूज नहीं करते हैं, नोट यूज अलोन, है ना। ये कंपोनेंट होते हैं पिक्रिक एसिड और एसिटिक एसिड किसके, मैंने आपको फिक्सेशन में पढ़ाया है। ये कंपोनेंट होते हैं ज़ैंकर फॉर्मल, है ना, ज़ैंकर फॉर्मल, कार्नोइस फ्लूइड, कार्नोइस फ्लूइड, और एक और पिक्रिक एसिड याद आ रहा हो किसी को, बॉइंस फ्लूइड, है ना, बॉइंस फ्लूइड। तो ये इनके कंपोनेंट होते हैं, ज़ैंकर फॉर्मल, कार्नोइस फ्लूइड और बॉइंस फ्लूइड के। इनको एलोन यूज नहीं किया जाता है, ये थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकते हैं टिश्यू पे, इसलिए, है ना। अब देखो, स्ट्रॉन्ग और वीक, नाम से ही समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है और वीक का मतलब क्या है। स्ट्रॉन्ग मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, थोड़ा खतरनाक है, लेकिन वो जल्दी फास्टली कैल्शियम को रिमूव करेगा। अब फास्ट रिमूव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब टिश्यू को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जल्दी रिमूव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए, लेकिन वो टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। वीक एसिड में वो थोड़ा वीक है, कमजोर है, धीरे धीरे कैल्शियम को रिमूव करेगा, लेकिन टिश्यू को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोनों के अपने एडवांटेज, दोनों के अपने डिसएडवांटेज है ना। तो एक एक करके मैं इन दोनों के बारे में अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड डीकैल्सिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्ग एसिड रिमूव कैल्शियम, है ना, कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू। अब देखो, ये जो कैल्शियम है यहाँ पे, ये क्या है, इनसॉल्युबल है ना, इनसॉल्युबल है। तो ये एसिड क्या करता है, कैल्शियम को सॉल्युबल बना देता है। ये क्या करता है, कैल्शियम को सॉल्युबल बना देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब या एसिड की अगर हम बात करें तो वो ऐसे ही काम करता है कि ये कैल्शियम को टिश्यू से कैसे रिमूव करता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है तो उसको सॉल्युबल फॉर्म में बना देता है ना। कैल्शियम सॉल्ट्स को इनसॉल्युबल से सॉल्युबल फॉर्म में बदल देता है, तो वो सॉल्युबल होके फ्लूइड में आ जाता है और फिर कैल्शियम को इस तरीके से टिश्यू से रिमूव किया जाता है ना। तो ये वाला मेथड्स क्या होता है, फास्ट होता है ना। या हम कहें कि रैपिड डीकैल्सिफिकेशन, फास्ट डीकैल्सिफिकेशन, बहुत जल्दी
कैल्शियम को ये रिमूव कर देता है। अप्रोक्सीमेटली 6 से 24 घंटे में कैल्शियम को रिमूव किया जा सकता है। 6 से 24 घंटे में। वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर भी कि साइज क्या है आपके बोन की, टीथ की, या कि जो भी कैल्सिफाइड टिश्यू है उसके। बड़ी भी साइज होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल साइज है तो 6 to 24 आवर में ये निकाल देगा। बट ये क्या करता है, बट इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये क्या कर सकता है, टिश्यू को डैमेज कर सकता है, स्टैंडिंग रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए इसका यूज जो है, नोट यूज फॉर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इसको इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए यूज नहीं किया जाता है, एंड एंजाइम स्टडी के लिए भी हम नहीं यूज करते हैं, है ना? तो इसका एडवांटेज ये है कि ये जल्दी अगर रिपोर्ट चाहिए तो अच्छा है ना? स्मॉल बायोप्सी के लिए भी अच्छा होता है, कैल्सिफाइड बोन जो है उसके लिए भी अच्छा है ना? मतलब बोन के लिए ही कर रहे हैं हालांकि। तो एसिड को रिमूव किया जाता है कैल्शियम से, इनसॉल्युबल से ये क्या बना देता है, सॉल्युबल फॉर्म में बदल देता है, और फास्ट इसका एक्शन होता है, लेकिन ये टिश्यू को डैमेज करता है। अब इसमें कौन कौन से मेथड यूज होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मेथड मतलब कि ये कि कौन कौन सा, नाइट्रिक एसिड और HCl मैंने आपको बताया, तो वाया टेबल में आपको बताऊंगी, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 2 मैंने आपको बताए हैं, नाइट्रिक एसिड और HCl, ये 2 एग्जाम्पल है। लेकिन नाइट्रिक एसिड में हम 3 तरह के नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड डीकैल्सिफिकेशन, 3 तरह के नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में देखो HNO3, ये याद रखना है, इसका फॉर्मूला है। इसमें 3 यूज करते हैं, एक्वस नाइट्रिक एसिड 5 to 10%। एक्वस नाइट्रिक एसिड मतलब उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ में मिक्स कर दिया तो वो बन गया एक्वस नाइट्रिक एसिड, पानी में घोल दिया। तो जैसे 5 to 10 ml हमने नाइट्रिक एसिड यूज किया, डिस्टिल्ड वाटर हमने 100 ml यूज किया। लेकिन इसका एक्शन अगर हम देखें, ये है इसका एडवांटेज कि ये रेपिड करेगा, है ना, एलोमोस्ट स्टैंडिंग टेक्निक टू बी अप्लाइड, बेटर न्यूक्लियर स्टैंडिंग देगा, और स्मॉल टिश्यू को 24 घंटे में डिकैल्सिफिकेशन भी कर देगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप इसको प्रोलॉन्ग टाइम तक रख देते हैं, लंबे टाइम तक रख दिया डिकैल्सिफिकेशन के अंदर, तो ये टाइम शुड भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर लंबे टाइम तक रख दिया तो ये टिश्यू को अफेक्ट कर सकता है ना, डैमेज ऑफ टिश्यू इफ लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर ओवर डिकैल्सिफिकेशन हो गया। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एसिड से बचाना है टिश्यू को, तो सबसे पहले हमें तो देखना पड़ेगा कि डीकैल्सिफिकेशन को चेक करते रहना। एक एंड पॉइंट मेथड होती है, कौन सी, एंड पॉइंट मेथड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एंड पॉइंट मेथड के मतलब चेक करते रहना है कि कैल्शियम रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंप्लीट हो गया है या नहीं हो गया है। जैसे ही कंप्लीट होता है हम उसको निकाल लेते हैं, है ना, ताकि ओवर डिकैल्सिफिकेशन ना हो। तो हमें प्रॉपरली चेक करते रहना पड़ता है, ताकि एसिड से टिश्यू डैमेज ना हो। ऑल्सो एक होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करना। जैसे ही हमारा डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट होता है, टिश्यू को क्या किया जाता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाला जाता है, ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये 2 चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर एसिड डिकैल्सिफिकेशन हम करते हैं। ठीक, तो एक्वस नाइट्रिक एसिड, या फिर दूसरा आता है फॉर्मल नाइट्रिक एसिड। एक्वस में डिस्टिल वाटर ऐड किया, यहाँ पे फॉर्मल में नाइट्रिक एसिड डिस्टिल वाटर के साथ में फॉर्मेलिन हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मेलिन हमने यहाँ पर ऐड किया तो वो बन गया फॉर्मल नाइट्रिक एसिड। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो तो वही, रैपिड डिकैल्सिफिकेशन, अर्जेंट बायोप्सी के लिए हम यूज कर सकते हैं। नोट एज डिस्ट्रक्टिव इज एक्वस नाइट्रिक एसिड, बिकॉज इसमें हमने फॉर्मेलिन ऐड कर दी, तो पार्शियली इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड के इफेक्ट को थोड़ा कम कर देगा, ताकि एसिड का इतना ज्यादा इफेक्ट ना हो, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिन भी हमने ऐड कर दिया। न्यूक्लियर स्टैंडिंग इज नॉट वेरी गुड, नीड न्यूट्रलाइजेशन बाय सोडियम बाइसल्फेट, है ना, इसमें न्यूट्रलाइजेशन की नीड होती है। वैसे एसिड डिकैल्सिफिकेशन करते हैं ना तो न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद आता है पैरेनाइज फ्लूइड, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। पैरेनाइज फ्लूइड में क्या होता है, इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, इसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, और इसमें क्रोमिक एसिड भी होता है। 3 चीजें होती है। ये स्मॉल डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम के लिए बेस्ट होता है। इमर्शन ऑफ हार्ड टिश्यू इन दिस फ्लूइड फॉर 20 to 24 आवर के लिए ये होता है। तो अप्रोक्स मैंने आपको बता दिया टाइम की 6 से 24 घंटे।
है ना, थोड़ा सा लार्ज है तो थोड़ा टाइम और ज्यादा लग सकता है। सॉल्यूशन शुड बी केप्ट इन स्टॉक एंड मिक्स्ड फ्रेशली व्हेन रिक्वायर्ड। इसको स्टॉक में रख सकते हैं और फ्रेशली आपको मिक्स करना होता है जब रिक्वायर्ड होता है। इसका डिकैल्सिफिकेशन थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरिजन ऑफ एक्वस और फॉर्मल नाइट्रिक एसिड, है ना। केमिकल टेस्ट और डिटेक्टिंग एंड पॉइंट कैन नॉट बी कैरीड आउट, यानी कि इसमें एंड पॉइंट में जो केमिकल टेस्ट हम करते हैं ना, इसमें वो यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा आपको दूसरी मेथड जो है वो यूज करनी पड़ेगी केमिकल के अलावा। उसके बाद आता है HCl। HCl में 5 to 10% HCl हम यूज करते हैं, और 10 ml हमने ले लिया है यहाँ पर, 90 ml हमने ले लिया, सॉरी, डिस्टिल वाटर, 10 ml हमने HCl लिया है। तो HCl क्या है, ये भी एक एसिड डिकैल्सिफिकेशन ही है, जैसे ये रिमूव कर रहे हैं बाकी के, ये भी रिमूव करेगा। इसका एडवांटेज यही है कि ये रैपिड डिकैल्सिफिकेशन करेगा, डिसएडवांटेज ये है कि ये टिश्यू को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो HCl जो है वो किसके अंदर आता है, एसिड डिकैल्सिफिकेशन में, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। तो ये दो चीजें स्ट्रॉन्ग एसिड की हमें याद रखना है। एक बार इसको आप अच्छे से देख लो, है ना, ताकि कुछ भी मिस ना हो आपका। ये किसके लिए यूज किया जा रहा है आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जब अगर रिपोर्ट जल्दी चाहिए ना, तो ये फिर बेस्ट होता है, लेकिन टिश्यू को डैमेज कर सकता है ना। ये जैसे हमारे एंटीजेंस या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताई, उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते, एंजाइम स्टडी के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। प्रोसीजर में क्या करना होता है, तो जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर ये सॉल्यूशन डाला, है ना, और इसके अंदर हमने टिश्यू को डाल दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, डिसॉल्व होगा, कैल्शियम सॉल्यूबल बनेगा और आपके सॉल्यूशन में आ जाएगा टिश्यू से निकल के। ठीक है, इस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड की अगर हम बात करते हैं, तो वीक एसिड में एसिड, ये भी एसिड ही है, लेकिन इसमें तीन चीजें यूज मैंने आपको बताई, कौन कौन सी, पिक्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, है ना। तो ये पहले लिख लो, फॉर्मिक एसिड, पिक्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं यहीं पे बता देती हूँ। इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसमें टाइम आपके 1 to 2 days या 3 days भी लग सकते हैं, है ना। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टिश्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि टिश्यू की साइज क्या है। एक दिन में भी कर सकता है, 2 दिन में भी कर सकता है, या 3 दिन भी लग सकते हैं इसके अंदर, बिकॉज ये वीक एसिड है, और डेज टू वीक भी लग सकते हैं कभी कभी, है ना, अगर लार्ज टिश्यू है तो वीक एसिड डिकैल्सिफिकेशन यानी कि ये क्या करेगा, स्लो डिकैल्सिफिकेशन। इसमें डिकैल्सिफिकेशन बहुत स्लो होता है, लेकिन ये क्या करेगा, प्रिजर्व प्रिजर्व टिश्यू, है ना, यानी कि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, नोट डैमेज टिश्यू, टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके रखता है, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज वीक एसिड है, स्लो पेनिट्रेशन इसका होता है, तो डिकैल्सिफिकेशन भी स्लो ही होगा। तो ये एक इसका एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि भाई अगर हमें जल्दी रिपोर्ट चाहिए तो फिर हम वीक एसिड नहीं यूज कर सकते, है ना। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है साइज पे, टाइप पे, कंसंट्रेशन पे, कि कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला कि 1 से 2 दिन में भी हो सकता है और वीक भी लग सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली आप जैसे 1 से 10 दिन मान सकते हैं, ताकि आपका वीक भी उसमें कवर हो जाए। तो 1 to 2 days अगर स्मॉल है तो, बाकी अदरवाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 to 10 days, या 2 to 10 days कर लेते हैं इसको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें वीक भी लग सकते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि टिश्यू कैसा है, तो धीरे धीरे पेनिट्रेशन करेगा। तो कुछ ऐसे भी है जो कि 1 से 2 दिन में कर देंगे, कुछ ऐसे हैं जो वीक में करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो 5 दिन में करेंगे, इस तरीके से। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, वीक एसिड डिकैल्सिफिकेशन में हम कौन से डिकैल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। इसमें एक्वस फॉर्मिक एसिड
एक्वस फॉर्मिक एसिड मतलब कि वही फॉर्मिक एसिड को हम डिस्टिल वाटर में मिक्स कर देंगे। 10 ml हमने ये यूज कर लिया, 90 ml हमने ये यूज कर लिया। फॉर्मिक एसिड फॉर्मेलिन, गुडिंग एंड स्टीवार्ट फ्लूइड, ये बहुत बार पहले पूछा गया है। पैरानाइज फ्लूइड भी पूछा जाता है। और फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl किस में यूज होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वीक एसिड में फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, पिक्रिक एसिड, और हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में नाइट्रिक एसिड और HCl। अब नाइट्रिक एसिड के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके? नाइट्रिक एसिड के अंदर एक एक्वस आ जाता है, एक फॉर्मेलिन वाला आ जाता है, और एक आपका पैरानाइज आ जाता है। ठीक, चलो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड में भी हम फॉर्मेलिन ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड फॉर्मेलिन। इसको हम गुडिंग एंड स्टीवर्ट फ्लूइड भी कहते हैं। एक होता है फॉर्मिक एसिड सोडियम सिट्रेट, इसको हम एवेंस एंड क्रेजन्स फ्लूइड बोलते हैं। इसमें फॉर्मिक एसिड होता है और एक्वस ट्राई सोडियम सिट्रेट हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीक एसिड डीकैल्सिफिकेशन का एग्जांपल। बाकी इसका एडवांटेज क्या है मैंने आपको बता दिया, डिसएडवांटेज क्या है वो भी बता दिया। एडवांटेज ये है कि ये ज्यादा टिश्यू को डैमेज नहीं करेगा, तो इसका यूज हम कर सकते हैं आगे। और जो मेथड्स होती है ना उसमें भी फॉर्मिक एसिड्स का यूज किया जाता है। तो ये एक अच्छा है, इसका बेनिफिट है कि ये टिश्यू को डैमेज नहीं करता है, लेकिन धीरे 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 पेनिट्रेशन करके डिकैल्सिफिकेशन कर देता है। इसलिए अगर डिकैल्सिफाइड टिश्यू होता है, अगर कैल्सिफाइड टिश्यू होता है, तो फिर पेशेंट को टाइम दिया जाता है थोड़ा रिपोर्ट के लिए, क्योंकि डिकैल्सिफिकेशन होगा उसमें टाइम लगेगा, फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग होगी, तब जाके पूरा टिश्यू कंप्लीट होगा माइक्रोस्कोपी के लिए। ठीक, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे के मेथड जो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले आयन एक्सचेंज मेथड के बारे में बात करते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड्स। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सब पे चलेंगे। आयन एक्सचेंज नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इन विच कैल्शियम आयन आर रिमूव्ड फ्रॉम द डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन यूजिंग एन आयन एक्सचेंज रेजिन। क्या किया जा रहा है कि कैल्शियम आयन को रिमूव किया जा रहा है डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन से। डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन से, नॉट डायरेक्टली टिश्यू, है ना। डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन से कैल्शियम आयन को रिमूव किया जा रहा है किसकी मदद से? आयन एक्सचेंज रेजिन की मदद से। इसका एग्जांपल याद रखना, अमोनियम फॉर्म ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन हम इसमें यूज करते हैं। रेजिन अगर हम समझे ना तो एक चुंबक की तरह आप मान लो, जो कि कैल्शियम को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। कैसे होता है इसमें वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये हमने लिया यहाँ पर एक कंटेनर, इसमें हम यूज करते हैं फॉर्मिक एसिड, एसिड का इसमें यूज किया जाता है। तो इसमें हमने एक तो लिया सॉल्यूशन में फॉर्मिक एसिड, प्लस इसमें क्या है आपका रेजिन है ना। ये जो मैंने आपको बताया अमोनियम फॉर्म ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन्स, है ना। इसके अलावा क्या है आपके पास में? टिश्यू, क्योंकि इसी में से कैल्शियम को रिमूव करना है। अब कैल्शियम के पास में क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है ना। कैल्शियम के पास में पॉजिटिव आयन होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। कैल्शियम के पास में पॉजिटिव आयंस होता है। अब होता क्या है कि हमने एक सॉल्यूशन लिया ये वाला जिसमें फॉर्मिक एसिड है, और इसमें रेजिन हमने डाल दिया, ऑल्सो इसमें अपना टिश्यू भी रखा हुआ है। क्या होगा? एसिड अपना काम करेगा, कैल्शियम को रिमूव करके सॉल्यूशन में लेकर आएगा, है ना, उसको सॉल्यूबल बना के सॉल्यूशन में लेकर आएगा। फिर ये जो रेजिन होता है, ये रेजिन क्या करता है? मैंने बोला कि ये एक चुंबक की तरह काम करेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो कैल्शियम आयन ने उसको अपनी तरफ खींचेगा और बाइंड कर लेगा अपन से, है ना। खुद से रेजिन्स उसको अपने आप में मतलब चिपका लेगा, सारा कैल्शियम अपने अंदर इकट्ठा कर लेगा। अब ये जो फ्लूइड है इसको एक्टिव रखने के लिए इसमें ये क्या डालेगा? हाइड्रोजन आयंस डालेगा। क्या डालेगा? हाइड्रोजन आयन। तो इसने लिया क्या इसमें से लिया कैल्शियम आयन और डाला क्या? हाइड्रोजन आयन, ताकि ये फ्लूइड एक्टिव रहे, कैल्शियम रिमूव होता रहे होता रहे होता रहे, फ्लूइड में आता रहे, और फ्लूइड से ये रेजिन अपने आप में खींचता रहे, कैल्शियम को खींचता रहे इस तरीके से। तो ये खींचेगा, कैल्शियम इसमें से रिमूव होता रहेगा, टिश्यू में से इसमें आता रहेगा, इस तरीके से। समझ में आया आपको कैसे हुआ? तो ये रेजिन क्या कर रहा है? रिमूव्ड फ्रॉम डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन में से कैल्शियम को रिमूव कर रहा है। तो टिश्यू में से रिमूव हुआ और सॉल्यूशन में से भी इस तरीके से। ये जो रेजिन्स होते हैं ना, इन रेजिन को हम फिर से यूज भी कर सकते हैं। रीजनरेटेड, रीजनरेटेड मतलब कि जब रेजिन्स में कैल्शियम जमा हो जाता है तो वो काम नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा,
तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो क्या करेंगे, उसमें से पहले हम कैल्शियम को रिमूव करेंगे, है ना। तो रेजिन से कैल्शियम को रिमूव किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, यानी कि इस रेजिन को ट्रीट करवाया जाता है किसके साथ में, ट्रीट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी हम फॉर्मिक एसिड यूज कर रहे हैं ना, इसमें वीक एसिड, तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको ट्रीट किया, एक मिनट भाई, ट्रीट किया एंड वॉश विथ वाटर, है ना, और पानी से हम इसको वॉश कर लेंगे, तो फिर से हमारा रेजिन क्या हो जाएगा, कैल्शियम फ्री हो जाएगा और उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम तक यूज करने के लिए आप इस तरीके से रेजिन को रीजनरेट कर सकते हैं। फिर से इस तरीके से हम इसमें रेजिन यूज करके कैल्शियम को रिमूव करेंगे। तो ये प्रोसेस होती है आयन एक्सचेंज, यानी कि इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है, कैल्शियम बाहर, हाइड्रोजन आयन अंदर। तो ये आयन एक्सचेंज मेथड है। किसका यूज हो रहा है, रेजिन का यूज हो रहा है, ठीक। अब इसमें टाइम कितना लगता है, देखो अगर स्मॉल बोन है तो ये मतलब कुछ घंटे में या एक दिन में कर देगा। अगर मीडियम बोन है तो 1 से 3 दिन इसमें लग सकता है। अगर लार्ज है तो थोड़ा और टाइम लग सकता है। लेकिन लार्ज में अच्छे से डिकैल्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो पहले उस टिश्यू को हमें कट करना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने साइज बताई है 3 से 5 mm की होनी चाहिए। एडवांटेज इसका क्या है, देखो ये फास्टर है देन वीक एसिड से। अगर आप वीक एसिड एलोन यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो एलोन वीक एसिड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो यही हम उसको यूज करके रेजिन अगर डाल देंगे तो और जल्दी फास्ट कैल्शियम रिमूव होगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड अपना काम करेगा, रेजिन अपना काम करेगा, तो जल्दी हो जाएगा। गुड टिश्यू एंड न्यूक्लियर प्रिजर्वेशन, है ना, टिश्यू का मतलब न्यूक्लियर प्रिजर्वेशन भी अच्छा रखता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेजिन इज एडुकेट विच कैन बी रीयूज्ड आफ्टर रीजनरेटेड प्रोसेस, यानी कि उसको हम रीजनरेशन प्रोसेस से फिर से यूज कर सकते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेजिन की सफिशिएंट होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, रेजिन्स, है ना, रिक्वायर, इसमें स्पेशल टाइप के रेजिन्स रिक्वायर होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के नॉट बी यूज्ड, ओनली फॉर्मिक एसिड ही हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज कब कर सकते हैं, जब रेजिन से कैल्शियम को रिमूव करना है। एंड ऑफ डीकैल्सिफिकेशन कैन नॉट बी असेस्ड बाय केमिकल टेस्ट, एक्सरे में बी नीडेड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट। इसमें हम केमिकल मेथड यूज नहीं कर सकते जब हमें एंड पॉइंट करना हो, यानी कि एंड पॉइंट तो सबका जरूरी होता है, कैल्शियम रिमूव हुआ या नहीं हुआ ये तो देखना पड़ेगा ना, वरना ओवर डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो वो चेक करने के लिए एंड पॉइंट मेथड होती है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, है ना, जब हमारे सारे मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में। तो उसमें केमिकल मेथड होती है, वो इसके लिए सुटेबल नहीं होती, इसके लिए हमें एक्सरे मेथड वाली यूज करनी पड़ेगी, और एक्सरे वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, रूटीनली यूज नहीं किया जाता है, तो ये एक इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चिलेटिंग एजेंट की। चिलेटिंग एजेंट बहुत अच्छा, सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला है। और चिलेटिंग एजेंट में आपको याद हो तो ईडीटी है। ईडीटी कैसे काम करता है, ब्लड को क्लोट होने से कैसे बचाता है, कैल्शियम को बाइंड करके। तो ये ईडीटी यहाँ पर भी काम आएगा कैल्शियम को बाइंड करने में। इसका पीएच जरूरी होता है, क्योंकि ये 7 to 7.4 पीएच पर काम करता है। अगर आप इसको जैसे 3 या 4 पीएच देते हैं, 3 to 4 पीएच पे ये कैल्शियम को बाइंड नहीं करेगा। तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए पीएच कितना रिक्वायर्ड होता है। तो चिलेटिंग मतलब कि एक चिलेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं, उसका नाम है ईडीटीए, इथाइलिन डाइयामीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये ईडीटी एक चिलेटिक एजेंट है जो कि क्या करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि क्या करेगा, इसके पास में क्या कैपेसिटी होती है, कैल्शियम को बाइंड करने की, कुछ मेटल्स को बाइंड करने की। कुछ मेटल्स में आपका कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, आयरन आ जाता है, तो ये कैल्शियम को बाइंड करेगा, है ना। हमने एक ये कंटेनर लिया, इसके अंदर टिश्यू डाला, और हमने डाला इसके अंदर चिलेटिंग एजेंट, और क्या किया इसने, चिलेटिंग एजेंट ने टिश्यू से कैल्शियम को बाइंड किया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से टिश्यू में से कैल्शियम
रिमूव हो जाता है, बाहर हो जाता है ना। इन टिश्यू एंड फॉर्म अ स्टेबल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम आयंस, और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है कैल्शियम का और ईडीटीए का। ठीक है। यूज फॉर बोन मेरो बायोप्सी के लिए, एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए, सबके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज है कि बाकी की एसिड वाली मेथड्स हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए, एंजाइम के लिए नहीं कर पा रहे हैं। अगर आगे जाके हमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करना है या फिर हमें एंजाइम की स्टडी करना है, तो बोन मेरो बायोप्सी करना है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट होता है। ये टिश्यू को डैमेज नहीं करता है। देखो, बेस्ट प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू मॉर्फोलॉजी है ना, मिनिमम आर्टिफैक्ट एंड स्टैंडिंग इज गुड, इसलिए इसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसमें टाइम बहुत लग जाता है, कुछ दिन से लगाकर कुछ वीक लग जाते हैं। मतलब कि 5 से 6 दिन से आप मानकर चलो, तो 6 वीक भी ये लगा देता है कैल्शियम को रिमूव करने में। तो ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे आ जाता है कि टिश्यू को प्रिजर्व भी कर रहा है, स्टैंडिंग भी अच्छी दे रहा है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए यूज भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम इसमें लग जाता है। तो अगर इतनी डिटेल स्टडी करना है तो फिर उसके लिए फिर हम इस पे जाना पड़ेगा और उसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा। वेरी स्लो, इसका डिसएडवांटेज क्या है, वेरी स्लो, नॉट फॉर अर्जेंट बायोप्सी के लिए हम यूज नहीं कर सकते। अर्जेंट बायोप्सी के लिए आप यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अलावा फिर आप जा सकते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, है ना। आयन एक्सचेंज मेथड में फिर वही चीज है कि एंड पॉइंट के लिए आपको एक्सरे करना पड़ेगा। तो सबका अपना अपना एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी है ना। वीक एसिड आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। वीक एसिड में भाई 1 2 3 दिन में आपका हो जाता है रिमूव। तो ये हो गया चिलेटिंग एजेंट्स। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक टेक्निक। इलेक्ट्रोलाइटिक टेक्निक में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टेक्निक में देखो, इट इज बेस्ड ऑन द अट्रैक्शंस ऑफ कैल्शियम आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट मीडियम। कैल्शियम आयंस को अट्रैक्ट करना किसमें, इलेक्ट्रोलाइट मीडियम में, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। तो इसमें आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ, कंपोजिशन। लेकिन पहले प्रिंसिपल समझ लेते हैं, उसके बाद कंपोजिशन बताओगे। तो इतना आपको समझ में आया कि कैल्शियम आयन को अट्रैक्ट करना किसमें से, इन द इलेक्ट्रोलाइट मीडियम। एक इलेक्ट्रोलाइट मीडियम है, उसमें से कैल्शियम को अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींचना। किसकी मदद से हो रहा है ये, इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे, उसकी मदद से कैल्शियम अट्रैक्ट होगा सॉल्यूशन में से। प्रिंसिपल देखो, हाँ, इलेक्ट्रिक की करंट यूज क्यों करते हैं हम, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, कैल्शियम रिमूवल की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो कैल्शियम आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज। अंडर इलेक्ट्रिक करेंट्स कैल्शियम आयन मूव टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड की साइड में मूव करते हैं। एसिड डिसॉल्व कैल्शियम एंड करेंट एक्सेलरेट द प्रोसेस। अभी तो पेन की वाट लग जाती है भाई। हाँ, अभी क्लास अपनी स्टॉप हो जाती है, अच्छा रहा कि रुक गई। चलो, हाँ, तो यहाँ पे हम एसिड भी यूज करेंगे, जो कि क्या करेगा, कैल्शियम को डिसॉल्व करेगा। करंट हम पास करेंगे, वो इस प्रोसेस को बढ़ाएगा, यानी कि स्पीड करेगा कैल्शियम को रिमूवल की। इसको सिंपल सा अगर हम समझे तो देखो, एक तो हम यहाँ पे HCl यूज करते हैं, एक हम फॉर्मिक एसिड यूज करते हैं, है ना। दो चीजें हम इसमें यूज करते हैं एसिड के रूप में, एसिड डिसॉल्व कैल्शियम। तो पहला तो ये हो गया, यानी कि HCl या फिर फॉर्मिक एसिड, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा, इसमें हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करेंट, है ना। और तीसरा क्या चाहिए इसके अंदर हमें, इलेक्ट्रिक करंट के अलावा इसमें टू इलेक्ट्रोड, है ना। एक तो हो गया कैथोड और एक हो जाता है एनोड। कैथोड जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, और ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। चलो, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कंपोजिशन। अब इसमें होता क्या है जो मैं आपको यहाँ पे बताई हूँ, कि कैल्शियम आयन अट्रैक्ट होता है। जैसे कि ये कंटेनर है, इसमें ये आपका कैथोड और एनोड है ना। एक है पॉजिटिव चार्ज वाला और एक है नेगेटिव चार्ज वाला, और आपका यहाँ पर ये लगा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए,
ठीक है, ये मैं आपको बेसिकली सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ, और यहाँ पे हमने अपना टिश्यू रख दिया, और ये है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या है, फॉर्मिक एसिड है ना, इसमें क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, कैल्शियम को डिसॉल्व करेगा, सॉल्यूशन में लेकर आएगा, है ना, सॉल्यूशन में लेकर आएगा। अब कैल्शियम के पास में मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर साइड में जाएगा, नेगेटिव साइड में जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव साइड में जाएगा, और इधर से पॉजिटिव चार्ज हम इसमें डालते रहते हैं फ्लूइड, ताकि फ्लूइड एक्टिव रहे, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा आपके नेगेटिव की तरफ, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। ये होता है इलेक्ट्रोलाइट मेथड, कि कैल्शियम के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस फ्लूइड में जो भी फॉर्मिक एसिड से निकलकर कैल्शियम आया है वो कैल्शियम निकल निकल के कहाँ जाएगा, खींचा चला जाएगा किधर, नेगेटिव चार्ज की तरफ, और इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगा। अट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम आयन किसमें से, इन द इलेक्ट्रोलाइट मीडियम, किसकी मदद से, हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया उसकी मदद से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, एसिड क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से कैल्शियम रिमूव हो जाता है। यही मेथड होती है इलेक्ट्रोलाइट की। तो ये 3-4 मेथड मैंने आपको बताई, कौन कौन सी, एसिड डिकैल्सिफिकेशन, दूसरा आयन एक्सचेंज मेथड, तीसरा चिलेटिंग एजेंट, और चौथा इलेक्ट्रोलाइट मेथड्स। तो ये तो हो गई मेथड ऑफ डिकैल्सिफिकेशन के कौन कौन से मेथड से हम डिकैल्सिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, टाइम एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना। चलो, टाइम इसमें 1 से 2 दिन लगता है, 102 दिन में डिकैल्सिफिकेशन हो जाता है। एडवांटेज इसका ये है कि ये रैपिड डिकैल्सिफिकेशन करता है, और जो बहुत ज्यादा हार्ड टिश्यू होते हैं ना उसके लिए अच्छा होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये एंजाइम और आईएचसी स्टडी के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से आपका टिश्यू डैमेज हो सकता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी नहीं दिया जाता है, वरना टिश्यू खराब हो जाता है आपका। तो आईएचसी के लिए और एंजाइम स्टडी के लिए ये बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है, टिश्यू को डैमेज करता है। किसकी वजह से हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ठीक है, तो सबका अपना एडवांटेज, सबका अपना डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक, तो मेथड आई होप आपको समझ में आ गई होगी, मेथड भी मैंने बता दी, और साथ ही साथ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं सभी के याद रखने हैं कि किसमें क्या यूज हो रहा है, कंपोजिशन सबका याद रखना है। अब बात आती है एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन की। एंड पॉइंट में क्या किया जाता है, एंड पॉइंट मतलब कि वही चीज जो मैं आपको बता रही थी ना, कि डीकैल्सिफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना, कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, ताकि ओवर डीकैल्सिफिकेशन ना हो। देखो, एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन इज द स्टेज एट विच ऑल कैल्शियम हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू, है ना, वो स्टेज की भाई जब कंप्लीट टिश्यू से कैल्शियम रिमूव हो गया है तो वो चेक करते रहना। एंड पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है, टू अवॉइड अंडर डीकैल्सिफिकेशन, है ना, हम चेक करते रहेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि हाँ कैल्शियम रिमूव हो रहा है, अभी हो रहा है, तो मतलब उस टिश्यू के अंदर अभी भी बाकी है कैल्शियम, तो वो रिमूव होने दें, है ना। तो ताकि कैल्शियम बचे ना टिश्यू के अंदर, ऐसा भाई हमें पता ही नहीं है, हमने एक दिन रखा और निकाल लिया उसके अंदर से, कैल्शियम रिमूव हुआ या नहीं हुआ हमें कुछ पता नहीं चला, तो ये हम इससे करते हैं। टू प्रिवेंट ओवर डीकैल्सिफिकेशन, ओवर डीकैल्सिफिकेशन अगर हो जाए, है ना, हमें पता ही नहीं है, हमने 2 दिन तक उसमें पड़ा रहने दिया, पता चला कि वो टिश्यू ही हमारा खराब होने लग गया। टू इंश्योर गुड सेक्शन कटिंग्स एंड, ताकि एक अच्छे से सेक्शन कटिंग हो सके और स्टैंडिंग भी हमारी अफेक्ट ना हो। टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसका हार्मफुल इफेक्ट ना हो, जितना रिक्वायरमेंट है टिश्यू के लिए उतना ही उसको मिले। उसके बाद आता है आपका इफ डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट, है ना। देखो, अगर ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है, कि अगर डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, टिश्यू को रिमूव कर लेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, हम टिश्यू को रिमूव कर लेंगे। इससे हमें पता चला है कि डीकैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी अनकंप्लीट है, तो हम क्या करेंगे, टिश्यू को पड़ा रहने देंगे उसके अंदर, और फिर चेक करते रहेंगे। अब इसमें चेक करने की भी मेथड होती है, कि कौन कौन से मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि टिश्यू रिमूव हुआ, कैल्शियम रिमूव हुआ या नहीं हुआ, तो उसके बारे में बात करते हैं। मेथड्स वैसे 3 होती है यहाँ पे, है ना, एक मैं आपको पीछे बताऊंगी, वो है केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स।
सबसे पहले आता है फिजिकल या मैकेनिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें टिश्यू को स्क्वीजिंग के थ्रू, है ना, स्क्वीजिंग के थ्रू या फिर बेंड करके या फिर निडल की मदद से, इस तरीके से हम टिश्यू को या प्रेस करके देखते हैं, थोड़ा सा बेंड करके देखते हैं कि वो सॉफ्ट हुआ या नहीं हुआ। ये मेथड क्या एक्यूरेट लगती है कि भाई उसमें निडल डाल रहे हैं, उसको बेंड कर रहे हैं, उसमें नाखून लगा रहे हैं, है ना, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टिश्यू सॉफ्ट है या हार्ड है। लेकिन ये हमारे टिश्यू को डैमेज कर सकता है। सो ये वाली नॉट गुड मेथड है ना, ये अच्छी मेथड नहीं है। इससे क्या हो सकता है, डैमेज टिश्यू, ये टिश्यू को डैमेज कर सकती है। बहुत सारे यूज करते हैं इस मेथड्स को भी, है ना, ताकि फटाफट हो जाए, भाई नई प्रोसेस कोई भी अपनानी ना पड़े। टिश्यू को देखा कि वो सॉफ्ट हुआ या नहीं हुआ और चल दिए आगे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई फिजिकल मेथड्स, ऐसे होता है इसमें। रेडियोग्राफी में क्या होता है, जो मैंने बताया ना एक्सरे टेक्निक, रेडियोग्राफी के अंदर देखा जाता है कि उसके अंदर अगर कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो वो कैसा दिखेगा, ऑपेसिटी हमें देखने को मिलेगी। ऑपेसिटी, है ना, अगर क्लियर देखने को मिल रहा है, ऑपेसिटी मतलब कि कैल्शियम प्रेजेंट, है ना, यानी कि उसमें कुछ भी वाइट या ओपेक हमें देखने को मिल रहा है टिश्यू के अंदर, मतलब कैल्शियम प्रेजेंट है। नहीं देखने को मिल रहा है मतलब कि रिमूव हो गया। ये रेडियोग्राफी से हम कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड रूटीनली यूज नहीं होती है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सभी के एक्सरे मेथड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये भी यूज नहीं किया जाता है। सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है ना वो होती है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो, केमिकल टेस्ट फॉर कैल्शियम, this test detect the presence of calcium in the decalcifying solution released from the bone। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें हम डिटेक्ट करते हैं कैल्शियम की प्रेजेंस को, कि डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड में कैल्शियम आ रहा है या नहीं आ रहा है। टिश्यू से रिमूव हो रहा है मतलब कि अभी प्रेजेंट है, फ्लूइड में आ रहा है। टिश्यू से प्रेजेंट, टिश्यू में अगर खत्म हो गया है तो फ्लूइड के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। यही चीज इसमें हम देखते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट टेस्ट। कौन सा, कैल्शियम ऑक्सलेट टेस्ट। दिस टेस्ट डिटेक्ट कैल्शियम इन एसिड सॉल्यूशंस। मतलब कि क्या किया जाता है इसके अंदर, एसिड सॉल्यूशन के अंदर हम कैल्शियम को डिटेक्ट करते हैं बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्सलेट। इसमें हम मेनली यूज क्या करते हैं, अमोनियम, अमोनियम ऑक्सलेट, इसका याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, अमोनियम ऑक्सलेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये दो चीजें हम इसमें यूज करते हैं। ये कंपोजिशन आपका आ गया पहला। तो ये दूसरा हम यूज करते हैं सॉल्यूशन, है ना, एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन जिसमें कैल्शियम रिमूव हुआ हो, ये एंड पॉइंट मेथड है। तो जो प्रोसेस आपने यूज करी है, सपोज दैट हमने कोई भी फॉर्मिक एसिड वाला सॉल्यूशन लिया है ना, ऐसा सॉल्यूशन जिस मतलब कि फॉर्मिक एसिड के अंदर हमने टिश्यू को डाला हुआ था, है ना, तो ये वाला टिश्यू है, ये फॉर्मिक एसिड है, तो ये टिश्यू को रिमूव करेगा, कैल्शियम को रिमूव करेगा टिश्यू के अंदर से, तो वो सॉल्यूशन में कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सॉल्युबल फॉर्म में हो गया। अब इसके अंदर हमें चेक करते रहना है कि कैल्शियम रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये क्लियर है, इसमें कोई भी कैल्शियम नहीं प्रेजेंट है, नेगेटिव है, मतलब कि डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अगर इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है मतलब कि अभी डीकैल्सिफिकेशन चल रहा है, टिश्यू से रिमूव हो रहा है, तो इसमें क्या किया जाता है, ये फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन लिया जाता है। टेक 5 ml फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशंस, जो कि जिसके अंदर टिश्यू रखा हुआ था, ठीक है, कैल्सिफाइड टिश्यू रखा हुआ था। अब इसमें हमने फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर हमने ऐड क्या किया, इसमें हमने ऐड किया अमोनियम ऑक्सलेट, है ना, ऑक्सलेट। तो अमोनियम ऑक्सलेट के पास में कैपेसिटी होती है कि वो कैल्शियम को अपने पास में बाइंड कर लेता है। अगर बाइंड कर लेता है ना, ये चीज याद रखना। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है मतलब कि कैल्शियम प्रेजेंट है ना, मीन्स अभी डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हमें क्लियर देखने को मिल रहा है सॉल्यूशन, मतलब कि डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये
जो केमिकल टेस्ट है हमारा, बहुत ही अच्छी मेथड है, मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट कॉमनली एंड बेस्ड मेथड है ना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड बेस्ड मेथड है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में नहीं की जाती है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कौन सी कंडीशन में, जैसे ईडीटीए वाला है तो उसमें हम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए फिर हमें अलग से कोई मेथड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ईडीटीए के पास में कैपेसिटी होती है कि वो क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड कर लेता है अपने पास में, तो वो फिर उसके लिए एक्सरे मेथड हमें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया एंड पॉइंट में तीनों मेथड के बारे में कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैल्शियम रिमूव हुआ या नहीं हुआ। केवल मेथड परफॉर्म करने से काम नहीं चलेगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कैल्शियम रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बात आती है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि डीकैल्सिफिकेशन की रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ द डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ज्यादा मायने रखती है कि जो आप डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, जैसे 1 पार्ट अपना टिश्यू है ना, 1 पार्ट टिश्यू है, तो 10 से 20 पार्ट आपका सॉल्यूशन या एजेंट होना चाहिए, है ना। मतलब कि 10 से 20 गुना, 10 to 20 टाइम्स सॉल्यूशन हम यूज करते हैं फॉर बेटर डीकैल्सिफिकेशंस। तो कभी आपसे पूछा जाए ना तो याद रखना है कि कितना हम यूज करते हैं वॉल्यूम। सस्पेंशन ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यू, सस्पेंशन का मतलब होता है कि जैसे ये टिश्यू है ना, ये फ्लूइड है, अब हमने इस टिश्यू को एक धागे से बांध दिया ऊपर से और ऐसे इसमें लटका दिया फ्लूइड के अंदर, है ना। तो क्या होगा कि केवल ये वाली सरफेस जहां जहां पे डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड जा रहा है वहां वहां पे डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, बाकी के टिश्यू में नहीं होगा। तो सस्पेंशन पूरा आप डीपली जो है अच्छे तरीके से डीकैल्सिफाइड हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टिश्यू को पूरा डीप करना पड़ेगा, इमर्स करना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर डीकैल्सिफिकेशन हो सके। टाइप ऑफ टिश्यू, कौन से टाइप का टिश्यू है, अगर स्पॉन्जी टिश्यू है तो जल्दी हो जाएगा, है ना। अगर कोई हार्ड बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट टिश्यू है तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। सो स्पॉन्जी टिश्यू है, तो स्पॉन्जी टिश्यू है तो क्या हो जाएगा, फास्ट डिकैल्सिफिकेशन होगा। अगर कॉम्पैक्ट है तो टाइम लगेगा, स्पीड लो रहेगी, है ना। ये मैं रेट ऑफ की बात कर रही हूँ कि कैसे बढ़ेगा। फिर बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ डीकैल्सिफाइंग एजेंट्स, टेम्परेचर भी जरूरी होता है। देखो, अगर टेम्परेचर हाई हुआ या नॉर्मल हुआ तो फास्ट होगा, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वो टिश्यू को अफेक्ट कर सकता है, वो टिश्यू को खराब कर सकता है। बहुत ज्यादा भी नहीं टेम्परेचर देना है। एजिटेशन की अगर हम बात करें तो एजिटेशन 2 to 3 टाइम्स ठीक है, कि अगर थोड़ा एजिटेशन होता रहेगा तो अच्छे से पेनिट्रेशन होगा और जल्दी डीकैल्सिफिकेशन होगा। लेकिन बहुत ज्यादा एजिटेशन भी नहीं, वो भी हमारे टिश्यू को डैमेज कर सकता है। साइज एंड थिकनेस ऑफ टिश्यू, जैसे कि अगर टिश्यू की साइज स्मॉल है तो सीधी सी बात है कि फास्ट पेनिट्रेशन होगा, फास्ट डीकैल्सिफिकेशन होगा। अगर लार्ज टिश्यू है तो स्लो होगा। फिर बात करें टाइप ऑफ डीकैल्सिफाइंग एजेंट की, कि आप कौन से टाइप का डीकैल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं। वही बात आ गई आपकी स्ट्रॉन्ग और वीक की, है ना। अगर आपने स्ट्रॉन्ग यूज किया तो फास्ट होगा, अगर आपने वीक वाला यूज किया तो स्लो होगा, है ना। तो डीकैल्सिफाइंग एजेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि रेट क्या होगी। फिर आता है फिक्सेशन, फिक्सेशन अगर प्रॉपर हुआ है, जैसे मैंने 10% एनबीएफ बताया नॉर्मली यूज किया जाता है, तो अगर प्रॉपर फिक्सेशन हुआ है तो आपका डीकैल्सिफिकेशन भी अच्छे से होगा, जल्दी हो जाएगा। ड्यूरेशंस, कितने टाइम तक आप उसको रख रहे हैं, डीकैल्सिफिकेशन हुआ नहीं हुआ और आपने उसको निकाल लिया, तो वो भी देखा जाता है कि ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट होती है कि कितने टाइम के लिए रख रहे हैं। हालांकि ड्यूरेशन तो डिपेंड करती है आपके टाइप ऑफ डीकैल्सिफाइंग एजेंट पर, कि कौन सा डीकैल्सिफाइंग एजेंट आप यूज कर रहे हैं, वो कितने टाइम में करेगा आपके टिश्यू को डीकैल्सिफाई। ठीक है, तो ये है फैक्टर जो कि आपके डीकैल्सिफिकेशन की रेट को बढ़ाया घटा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लास्ट की ट्रीटमेंट फॉलोइंग डीकैल्सिफिकेशन। आफ्टर डीकैल्सिफिकेशन
अगर हमने जैसे एसिड डिकैल्सिफिकेशन यूज किया है तो हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है, बिकॉज एसिड अगर उसमें रिमेनिंग है तो वो हमारे टिश्यू को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, स्टैनिंग में भी कर सकता है इफेक्ट, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ट्रीटमेंट देना पड़ता है। क्या ट्रीटमेंट देंगे वो बात करते हैं। पहला हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, कि अगर हमने एसिड डिकैल्सिफिकेशन का यूज किया है तो टिश्यू को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। देखो, फॉलोइंग इमर्शन इन मिनरल एसिड्स, अगर हमने मिनरल एसिड में इमर्शन किया है तो द एसिड प्रेजेंट इन द टिश्यू शुड बी रिमूव्ड और न्यूट्रलाइज केमिकली आफ्टर डिकैल्सिफिकेशन इज कंप्लीट। जब हमारा डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा या एसिड को रिमूव करना पड़ेगा। देखो मेथड देख लेते हैं इसमें कैसे किया जाता है। इट कैन बी डन बाय ट्रीटमेंट विद अ वीक एल्केलाई। वीक एल्केलाई हम इसमें यूज करते हैं बाय इमर्सिंग डीकैल्सिफाइंग बोन इनटू, जो डीकैल्सिफिकेशन हो चुका है उस बोन को हम किस में डालेंगे, सैचुरेटेड लिथियम कार्बोनेट सॉल्यूशन या 5 to 10% एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये यहां से यहां तक की लाइन इंपॉर्टेंट है। यूज क्या करते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड के लिए, लिथियम कार्बोनेट या फिर हम एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो वीक एल्केलाई हम यूज करते हैं, बोन को उसमें इमर्ज कर देते हैं कुछ घंटे के लिए और फिर निकाल लेते हैं। ये हो जाता है एसिड का न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। दूसरा हम कर सकते हैं वॉशिंग के थ्रू, है ना। ये नॉर्मली किया जाता है थ्रू वॉशिंग ऑफ द टिश्यू इज डन बिफोर प्रोसेसिंग टू रिमूव द एसिड्स, है ना। या फिर एल्केलाई से मेथड का भी अगर हमने यूज किया है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, वॉशिंग करनी पड़ेगी ताकि इंटरफेयर ना हो स्टैंडिंग के साथ में। वॉशिंग शुड बी डन फॉर 6 to 24 आवर। इसमें हम 6 घंटे या 24 घंटे हमें लग सकते हैं वॉशिंग के लिए। अगर एसिड से किया है तो भी कर सकते हैं, मेनली केमिकल वाली भी यूज करी जाती है और वॉशिंग वाली भी यूज करी जाती है। लास्ट आता है सरफेस डिकैल्सिफिकेशन। अब ये सरफेस डिकैल्सिफिकेशन क्या है, बहुत सारे में आपको सरफेस डिकैल्सिफिकेशन मेथड में देखने को मिलेगा, बट मेथड में हमने इसको ऐड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सरफेस डिकैल्सिफिकेशन रूटीनली यूज नहीं होता है कैल्शियम रिमूव करने के लिए। ये थोड़ी सी अलग टाइप के मेथड्स है। अलग टाइप का मतलब अगर हम समझें कि जब डिकैल्सिफिकेशन आपने कर लिया, अरे भाई क्या हो गया, व्हेन कैल्शियम रिमेन इन टिश्यू, यानी कि आफ्टर डीकैल्सिफिकेशन फिर भी थोड़ा बहुत कैल्शियम अगर टिश्यू के अंदर बच गया और पैराफिन ब्लॉक आपने प्रिपेयर कर लिया और आपको सेक्शन कटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो बाद में आपको पता चला कि अभी इसके अंदर कैल्शियम बाकी रह गया है, इसकी वजह से टिश्यू कट नहीं हो रहा है, तो फिर हम करते हैं सरफेस डीकैल्सिफिकेशन। सरफेस डीकैल्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि केवल ये इसमें पूरा टिश्यू पूरी तरीके से डीकैल्सिफाइड नहीं होता है ना। इसमें इमर्स नहीं किया जाता है पूरी तरीके से टिश्यू को फ्लूइड के अंदर। इसमें बस इतना होता है कि जैसे कि ये हमने यूज किया है फॉर्मिक एसिड या फिर HCl, है ना। तो टिश्यू को एक धागे से इस तरीके से बांध के लटका दिया जाता है। जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि ऐसे करेंगे तो प्रॉपर डिकैल्सिफिकेशन नहीं होता है, तो ये केवल सरफेस के लिए होता है। इस सरफेस को ट्रीट किया जाता है सॉल्यूशन के साथ में ताकि यहाँ से वो टिश्यू रिमूव हो जाए और कट हो जाए हमारा, कैल्शियम रिमूव हो जाए और टिश्यू हमारा कट हो जाए। ठीक है, तो ये सरफेस डिकैल्सिफिकेशन होता है। ये प्रोसेस कब होती है, जब कैल्शियम रिमेन रह जाता है टिश्यू के अंदर। ठीक है, रूटीनली नहीं यूज होती है, रिमेनिंग रह गया तब किया जाता है, कटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तब किया जाता है। फिर इसमें से निकाल के फिर वॉश किया जाता है, वॉश करने के बाद में फिर से टिश्यू को वही प्रोसेस में लिया जाता है जो हमारी प्रोसेस कंटिन्यू थी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो डीकैल्सिफिकेशन
क्यों होता है, कैसे होता है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है ना। तो जब भी कोई भी बोन, टीथ या कैल्सिफाइड टिश्यू आता है तो उसको इस तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाता है। कौन कौन से डिकैल्सिफाइंग एजेंट यूज किए जाते हैं, कैसे प्रोसेस होती है, कौन कौन से मेथड यूज होती है, और एंड पॉइंट डिकैल्सिफिकेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो कि उसको घटा या बढ़ा सकते हैं डिकैल्सिफिकेशन की रेट को। ये सारा ओरल हमने पूरा कवर किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम भी एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में टिश्यू प्रोसेसिंग के साथ। ये स्टेप सारी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हम खत्म करते हैं, कहाँ से शुरुआत होगी, कैसे हम एंड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम चलेंगे, लेकिन जो प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये भी मैं आपको अगली क्लास में ही बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।